हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे तो हैं ना? चलिए आज हम लोग कक्षा 9 के मैथ का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आप सबों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत यूजफुल है आप सबों के लिए ये चैनल। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लें और इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज हम लोग मैथ के पहला 3 चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आसानी से सीखेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, दूसरा है बहुपद और तीसरा है निर्देशांक ज्यामिति। तो यही तीनों चैप्टर से हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को छांट के निकाले हैं, उसको कैसे आसान तरीके से सॉल्व करेंगे ये चीज़ सीखेंगे आज इस वीडियो में हम लोग। तो एक बार फिर से बता देना चाह रहे हैं कि अगर चैनल को अभी भी नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये चैनल आप सबों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। और एक बात और है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कर दें। तो अब शुरू करते हैं आज का क्वेश्चंस जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो सब को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ है लिखा हुआ कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। पहला है रूट में है 23, दूसरा है अंडर रूट 144, तीसरा है पाई और चौथा है 2 माइनस रूट 3। इसमें से परिमेय संख्या कौन है ये बताना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन ये। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है, इसीलिए इसको अच्छे से समझ लेना है कि परिमेय संख्या कौन है। तो सबसे पहले जानना होगा कि परिमेय संख्या होता क्या है। तो परिमेय संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे P और Q क्या है, तो P और Q दोनों पूर्णांक हैं। अब पूर्णांक क्या होता है ये चीज़ भी जानना होगा। और Q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब Q जो नीचे में रहेगा वो 0 नीचे में नहीं होना चाहिए। अब P एंड Q पूर्णांक है, तो पूर्णांक को समझने के लिए सबसे पहले हम प्राकृत संख्या को समझेंगे। प्राकृत संख्या कहते हैं गिनती की संख्या को। तो गिनती हम लोग शुरू करते हैं गिनने के लिए 1 से लेकर के 1 2 3 4 इस तरह से गिनते हैं। तो जो गिनती की संख्या है 1 2 3 4 वही कहलाता है प्राकृत संख्या। उसके बाद है पूर्ण संख्या। जब प्राकृत संख्या में अगर 0 को भी शामिल कर दें तब वो संख्या कहलाता है पूर्ण संख्या। मतलब प्राकृत संख्या जो 1 2 3 है उसमें अगर 0 भी हम शामिल कर लेंगे तब ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 और ये कहलाएगा अब पूर्ण संख्या। अब हमको यहाँ ज़रूरत है कि पूर्णांक का, कि जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हो। तब पूर्णांक किसको कहेंगे, तो अभी तक देखें कि पूर्ण संख्या होता है 0 1 2 3 4 अनंत तक ये चलते रहेगा। अब उसमें से अगर हम माइनस वाला भी शामिल कर लें, -1 -2 -3 -4 माइनस भी अनंत तक चलते रहेगा। अगर ये सभी को मिला दें हम तब जो प्राप्त होगा संख्या वो ही कहलाएगा कि ये सब पूर्णांक है। तो पूर्णांक में क्या क्या आ गया, 0 1 2 3 4 अनंत तक और -1 -2 -3 अनंत तक, ये सारा कहलाएगा पूर्णांक। अब जो प्लस वाला है वो सब कहलाता है धनात्मक पूर्णांक और जो माइनस वाला है वो कहलाता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पे हमको सिर्फ पूर्णांक से मतलब है, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो परिमेय संख्या हम किसको कहेंगे, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहाँ P एंड Q दोनों पूर्णांक हो। अब हम अगर संख्या लिखें 1/2 तो ये क्या परिमेय संख्या होगा? जी बिल्कुल ये परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ P के जगह पे है 1 और Q के जगह पे है 2। अब 1 और 2 दोनों है पूर्णांक, तो P और Q दोनों को पूर्णांक होना चाहिए तब ये संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा। तो 1 और 2 दोनों पूर्णांक है
तो 1/2 लिखेंगे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अब दूसरा दिया हुआ -2/5। अब -2/5 परिमेय संख्या है या नहीं, तो इसमें -2 देखेंगे, p के जगह पे है -2, तो -2 तो पूर्णांक में है, p और q को पूर्णांक होना चाहिए, और q के जगह पे है 5, ये भी पूर्णांक में आएगा। तो दोनों -2 भी और 5 भी दोनों पूर्णांक है और ये p/q के रूप में है, तो इसको अभी हम कहेंगे ये परिमेय संख्या है। अब तीसरा है 3, तो 3 भी परिमेय संख्या हो जाएगा, इसलिए कि 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। तो 3/1 ये p/q के रूप में हो गया, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक है, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। आगे है -3/2, ये भी p/q के रूप में है, जहाँ पे p और q दोनों पूर्णांक है, तो -3/2 भी हो जाएगा परिमेय संख्या। अब यहाँ पे मेरा जो ऑप्शन दिया था इसमें पूछ रहा है कि कौन है परिमेय संख्या, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है रूट में 23 है। तो रूट में अगर कोई भी वैसा संख्या रहे जिसका कि रूट जब निकालेंगे उसका वर्गमूल अगर हम निकालें वो पूर्ण संख्या नहीं अगर आएगा, तब वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पे 23 का वर्गमूल हम लोग जब निकालते हैं तो ये पूर्ण संख्या नहीं आता है। यहाँ पे अगर रूट में 25 रहता तो 25 का वर्गमूल हो जाता 5, तो वो हो जाता परिमेय संख्या, लेकिन रूट में 23 दिया हुआ है और 23 का वर्गमूल नहीं निकलता है पूरी, इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन में दिया है रूट में 144। या हम लोग जानते हैं कि 144 का वर्गमूल 12 होता है, तो 12 जो है वो पूर्णांक है। इसको हम 12 को 12/1 लिख सकते हैं, ये p/q के रूप में लिखा जाएगा, जहाँ 12 भी और 1 भी दोनों पूर्णांक है, तो 144 जो है रूट में यही हो जाएगा परिमेय संख्या। अब तीसरा ऑप्शन में था पाई, तो पाई को अच्छी तरह से याद कर लेना है कि पाई जो है वो अपरिमेय संख्या होता है। अक्सर एग्जाम में ये पूछता है कि पाई परिमेय है या अपरिमेय है, तो इसको याद रख लेना है कि पाई होता है या अपरिमेय संख्या। अब चौथा ऑप्शन में था 2 - √3। अब 2 तो है पूर्णांक, लेकिन √3 जो आ गया तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है पूरी, इसलिए ये 2 - √3 जो है वो भी परिमेय संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन हो जाएगा सही बी, जो है √144। तो पहला पूछ रहा था निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो इसका हो जाएगा √144। अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रत्येक परिमेय संख्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया एक प्राकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक या एक वास्तविक संख्या। तो इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होगा। प्राकृत संख्या अभी हम लोग देखें कि प्राकृत संख्या कहते हैं गिनती की संख्या को, जो हम लोग 1 2 3 जहाँ से शुरू करते हैं। तो प्राकृत संख्या अगर हम लेंगे तो यहाँ पे परिमेय संख्या अगर हम एक ले लें 1/2 परिमेय संख्या है, लेकिन क्या 1/2 प्राकृत संख्या है? नहीं, प्राकृत संख्या कहते हैं गिनती की संख्या को, और गिनती में हम लोग 1 2 3 4 इस तरह गिनते हैं, 1/2 नहीं गिनते हैं, ये गिनती की संख्या में नहीं आता है। तो ये 1/2 परिमेय संख्या है जो कि प्राकृत संख्या नहीं होगा। तो प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा में दिया है एक पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3। तो यहाँ पे अगर हम प्रत्येक परिमेय संख्या कोई भी परिमेय संख्या को लेंगे तो वो पूर्ण संख्या में हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि परिमेय संख्या 1/2 लिए हैं तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 इस सब आता है, 1/2 पूर्ण संख्या भी नहीं होगा, तो इसका बी ऑप्शन भी नहीं होगा। आगे दिया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। पूर्णांक में अभी देखे थे हम लोग कि धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, प्लस में 1 2 3 4 और माइनस में 1 2 3 4। तो यहाँ पे अगर 1/2 लेंगे तो ये पूर्णांक भी नहीं होगा, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। अब चौथा दिया कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी, यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या जो होता है उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल रहता है, दोनों मिल करके और वास्तविक संख्या बनाता है।
तो वास्तविक संख्या कोई भी हम लेंगे तो उसमें परिमेय भी रह सकता है और या परिमेय भी रह सकता है। परिमेय जैसे 1/2, 5 ये सब रहेगा तो ये भी वास्तविक कहलाएगा। अगर √2 अपरिमेय संख्या है उसको अगर लिए तो ये भी वास्तविक संख्या कहलाएगा। तो कोई भी परिमेय संख्या को हम लेंगे तो वो एक वास्तविक संख्या होगा। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है। एक चर वाला बहुपद। अब दो चीज़ को यहाँ समझना होगा कि एक चर वाला और बहुपद। तो चर जो है वो सबसे पहले इसको समझना है कि चर कहते हैं जिसको कि वेरिएबल, जो जिसका मान बदल सकता है, कोई फिक्स मान नहीं रहता है। जैसे अगर 2 हम लिखें तो ये हमेशा 2 ही कहलाएगा। लेकिन चर जो रहता है उसका मान कभी 2 आ जाएगा, कभी 3 आ जाएगा, कभी 4 आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा। तो चर को हम लोग जनरली x, y, z ये सब से डिनोट करते हैं। तो चर यही सब मानते हैं, ये x, y, z ये सब को हम लोग चर मानते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है एक चर वाला, तो चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, एक कुछ भी हो, मतलब एक चर वाला होना चाहिए और बहुपद होना चाहिए। तो इसमें से एक चर, इसमें तो एक चर है x, एक चर y, दो चर हो गया। तो ये तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा में दिया है एक चर x, दूसरा चर y, ये भी दो चर वाला हो गया। यहाँ पे हमको एक चर का ज़रूरत है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब तीसरा में है एक चर x और यहाँ पर भी है x। अब चौथा ऑप्शन में भी है एक चर x और x, इसमें कहीं पर भी y दोनों में नहीं है। अब यही दोनों में से हमको देखना होगा कि बहुपद कौन होगा। एक चर वाला तो दोनों है, C भी और D भी दोनों है एक चर वाला। या पूछ रहा था एक चर वाला बहुपद कौन होगा, तो ये दोनों एक चर वाला है, इसमें से बहुपद कौन है ये हम देखेंगे। अब बहुपद किसको कहेंगे, तो बहुपद जो है वो उसी को हम कहेंगे जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। कोई भी ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो तभी वो कहलाएगा बहुपद। अब चर की घात कहने का मतलब हो गया, जैसे घात मतलब पावर, जिसको पावर हम लोग बोलते हैं। तो चर हो गया यहाँ पे x स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो चर हो गया x, इसका घात मतलब पावर हो गया 2। तो चर का पावर जो 2 है तो 2 एक पूर्ण संख्या है। अब दूसरा जो है यहाँ पे चर है x, यहाँ पे पावर इसका हम ले लिए 0, तो 0 भी एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पे x3, तो यहाँ पे चर है x और इसका पावर है 3, तो 3 भी पूर्ण संख्या है। तो ये सब कहलाएगा बहुपद। अब बहुपद कब नहीं कहलाएगा, अगर वो चर जो है वो अगर रूट में रहेगा कहीं तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर चर x जो है, चाहे x हो, y हो, z हो, जो भी हो, चर अगर बटे में रहेगा, जैसे 1/x है, तो अगर बटे में चर है तो वो भी बहुपद नहीं होगा। अगर चर का पावर माइनस में दिया हुआ हो, -1, -2, -3, तो अगर माइनस में रहेगा चर का पावर तो वो भी बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है √x + 4, तो चर जो है वो तो मेरा रूट में दिया हुआ है, और रूट में अगर रहेगा तो वो बहुपद नहीं होता है। तो 4 जो है वो तो ठीक है, लेकिन x जो चर है, मेन तो हमको चर को देखना है कि ये जो है चर, उसका पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, वो रूट में नहीं होना चाहिए, वो बटे में नहीं होना चाहिए। अगर ये सब इस तरह रहेगा तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा, तो ये भी एक बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये दोनों में से कौन बहुपद होगा। तो यहाँ पे x तो ठीक है, चर है मेरा, इसका पावर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है, ये पूर्ण संख्या है इसका पावर। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि चर है वो बटे में है, 1 के बटे में चर है दिया हुआ। तो अभी बताए कि अगर बटे में रहेगा चर तो उसको जब हम इस चर को ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर हो जाता है माइनस, और चर का घात अगर पूर्ण संख्या नहीं है, माइनस से आ गया 1, तो -1 तो पूर्ण संख्या नहीं है। चूँकि पूर्ण संख्या में हम अभी देखे हैं कि 0, 1, 2 ये सब होता है, माइनस नहीं होता है पूर्ण संख्या में, माइनस पूर्णांक में होता है। लेकिन यहाँ हमको चर का पावर जो है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, और -1 पूर्ण संख्या नहीं है। इसीलिए अगर 1/x रहेगा
चर 1/x के रूप में अगर बटे में है तो वो भी बहुपद नहीं होगा। अब चौथा ऑप्शन जो बच गया, यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x है, तो चर का घात जो है वो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे दोनों 2 और 1 दोनों पूर्ण संख्या है, तो चर की घात एक पूर्ण संख्या है, 1 भी 2 भी, तो यही हो जाएगा एक चर वाला बहुपद। एक चर इसमें कौन है, तो एक चर इसमें है x, और इसका इस बहुपद का घात यहाँ पे चर का x, एक का 1 है पावर, यहाँ पे 2 है पावर, तो दोनों जो है वो 1 और 2 दोनों पूर्ण संख्या है, तो इसलिए ये बहुपद हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि बहुपद 3x³ प्लस 5x² प्लस 6x की घात है, इस बहुपद का घात क्या होगा, 1, 2, 3 या तो 0। तो कोई भी बहुपद का घात जो रहता है जिसको पावर हम लोग बोलते हैं, तो घात कहते हैं जो उस बहुपद में चर का जो अधिकतम घात रहेगा वही कहलाएगा उस बहुपद का घात, वो पूरे बहुपद का घात वही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मेरा दिया हुआ है चर का, यहाँ पे है घात 6x, x के पावर में ऊपर में कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है, तो इसका घात 1 हो गया। यहाँ पे घात इसका 2 है, यहाँ पे घात है 3, तो अधिकतम घात हो गया चर का 3, तो ये पूरे बहुपद का घात कहलाएगा 3, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। इस बहुपद का घात हो जाएगा 3, क्योंकि 3 ही सबसे अधिकतम पावर है चर का। अब अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था कि x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। जहाँ पे x अक्ष और y अक्ष दोनों कटता है, तो उस कटान बिंदु को, जिस बिंदु पे कटता है उस बिंदु को क्या कहते हैं, भुज, कोटि, मूल बिंदु या इनमें से कोई नहीं। तो भुज, कोटि, मूल बिंदु ये सब क्या होता है, पहले इसको भी समझ लेते हैं तो फिर समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे है, जैसे ये हो गया मेरा x अक्ष, इसको x डैश से डिनोट करते हैं, ये है y अक्ष जिसको y डैश से डिनोट करते हैं। तो एक हो गया x डैश, एक हो गया y डैश। अब ये दोनों अक्ष जहाँ पे कटता है, यहाँ पे दोनों अक्ष कट रहा है, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे, तो इस बिंदु को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। जहाँ पे दोनों अक्ष एक दूसरे को काटता है वो बिंदु कहलाता है मूल बिंदु। अब पहला ऑप्शन दिया था भुज, तो भुज किसको कहते हैं, और दूसरा ऑप्शन है कोटि। तो ये सब दोनों जो दिया है वो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, इसका ऑप्शन होगा मूल बिंदु। अब भुज कहते हैं किसको, भुज कहेंगे हम x का जो निर्देशांक रहेगा उसको कहेंगे भुज, मतलब x का जो मान रहता है, पहले x का मान लिखाता है फिर y का मान लिखाता है, तो पहले x निर्देशांक रहता है उसी को कहते हैं भुज, और बाद में y निर्देशांक रहता है जिसको कहते हैं कोटि। जैसे कि अगर मेरा एक निर्देशांक दिया हुआ है 2 और -3, तो इसमें 2 है वो x निर्देशांक है, उसी को कहेंगे भुज, और -3 है वो y निर्देशांक है, उसको कहेंगे कोटि। तो अगर निर्देशांक 2 और -3 दिया है तो इसमें 2 होगा भुज और -3 होगा कोटि। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, तो ये कटान बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मूल बिंदु। ये है कटान बिंदु, यही इसी को कहेंगे हम मूल बिंदु। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है बिंदु -2, 4 किस चतुर्थांश में स्थित है। कोई भी बिंदु अगर है दिया हुआ -2 और 4, तो ये किस चतुर्थांश में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ चतुर्थांश को समझना होगा। चतुर्थांश जो है वो, जैसे ये अभी बताई कि ये x डैश ये x अक्ष कहलाता है, और ये y डैश जो है वो y अक्ष कहलाता है। तो जो x अक्ष और y अक्ष को जब हम खींचते हैं
तो ये पूरे तल को ये 4 भाग में बांट देता है। एक भाग ये, एक ये, दूसरा और एक ये तीसरा और एक चौथा, ये कुल 4 भाग में बट जाता है। तो यही चारों भाग जो है वो कहलाता है चतुर्थांश। तो ये हो गया पहला चतुर्थांश। अब चतुर्थांश जो है वो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, उल्टा लेते हैं इस तरह से। जैसे क्लॉकवाइज हो गया, जिस तरह से घड़ी चलती है, घड़ी इस तरह से चलती है, 12 यहाँ पे बजता है, 12 1 2 3 4 इस तरह से बजता है। लेकिन चतुर्थांश के लिए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे और वो यहाँ से शुरू करेंगे। ये हो जाएगा पहला चतुर्थांश, फिर ये हो जाएगा दूसरा चतुर्थांश, ये हो जाएगा तीसरा चतुर्थांश और ये हो जाएगा चौथा चतुर्थांश। तो ये कुल 4 चतुर्थांश हो गया। अब -2 और 4 ये किस चतुर्थांश में आएगा? तो इसको देखने के लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा कि प्लस माइनस किस किस चतुर्थांश में कहाँ होता है। तो ये हो गया मेरा मूल बिंदु जहाँ पे 0 रहता है, x भी 0 y भी 0। अब 0 से जब दाहिने तरफ हम लोग x अक्ष में बढ़ते हैं तो दाहिने तरफ इधर सारा मान प्लस में होता है, प्लस में 1 +2 +3 इस तरह से होता है। और 0 से जब हम x अक्ष पे बाएं तरफ जाएंगे तो ये सारा मान माइनस में होगा, -1 -2 -3 इस तरह से होगा। और 0 से जब y अक्ष पे हम ऊपर की ओर चलेंगे तो ऊपर भी प्लस में होगा सारा मान, +1 +2 +3। और जब 0 से नीचे की ओर जाएंगे तो ये y अक्ष पे तो ये सारा मान माइनस में होगा, -1 -2 -3 -4 इस तरह से जाएगा नीचे तरफ। तो इसको याद रखना है कि दाहिना तरफ प्लस, ऊपर प्लस, बायां माइनस और नीचे माइनस। तो अब पहला चतुर्थांश जो है उसमें पहले हम लोग बताए कि पहले x का मान लिखते हैं, उसके बाद y का मान लिखते हैं। तो x का जो भी मान लिखेंगे, जो भी निर्देशांक x का रहेगा वो सारा इसमें रहेगा प्लस वाला। तो यहाँ पे हो गया प्लस। अब दूसरा जो y का भी जो निर्देशांक आएगा वो भी सारा रहेगा प्लस वाला इस चतुर्थांश में। तो y भी हो जाएगा यहाँ पे प्लस। तो x का भी प्लस रहेगा, y का भी प्लस में मान रहेगा। यार यहाँ पे देख रहे हैं कि x का दिया है माइनस में, y का दिया है प्लस में, तो इस पहला चतुर्थांश में नहीं होगा, पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा चतुर्थांश ये है, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे बताए अभी हम। तो दूसरा चतुर्थांश यहाँ पे आएंगे, इसमें भी पहले x का मान हम लोग लिखेंगे। तो x का मान ये हो गया, इसमें देख रहे हैं कि ये सारा माइनस में रहेगा x का मान। तो x का मान जो रहेगा वो माइनस में रहेगा, यहाँ पे माइनस लिख दिए। अब y का मान जो है वो ये वाला रहेगा जो कि प्लस में है सारा। तो y का मान यहाँ पे प्लस में रहेगा, तो यहाँ पे प्लस का साइन दे दिए। तो ये x हो गया माइनस, y हो गया प्लस। ये दूसरा चतुर्थांश में ऐसा होता है। तो यहाँ पे x का मान दिया है माइनस, y का मान दिया है प्लस। इसका यहाँ पर भी माइनस है, x का, y का है प्लस। इसका मतलब ये दूसरा चतुर्थांश में ही होगा। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही कि ये किस चतुर्थांश में होगा? तो द्वितीय चतुर्थांश में होगा। अब इसको तीसरा चतुर्थांश में भी समझ लेते हैं कि तीसरा चतुर्थांश में भी बताए कि पहले x का मान लिखते हैं। x का मान ये इधर लिखाएगा, यहाँ से इधर वाला। तो ये भी सारा x का मान यहाँ पे सब माइनस में लिया हुआ है, तो यहाँ माइनस हो गया। उसके बाद y का मान ये इसका लिखाएगा, तो नीचे तरफ जा रहा है तो ये भी माइनस में है सारा, तो y भी यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो तीसरा चतुर्थांश में x भी माइनस रहेगा, y भी माइनस रहेगा। अब ये चौथा चतुर्थांश है, पहले x का मान लिखते हैं। x का मान इधर वाला है तो सारा प्लस में दिया हुआ है, तो पहले यहाँ पे प्लस लिखेंगे। फिर y का मान लिखते हैं, ये y का मान माइनस में है तो यहाँ पे माइनस दे दिए। तो चौथा चतुर्थांश में पहले प्लस वाला रहेगा, x का मान प्लस में रहेगा, y का मान माइनस में रहेगा। तो ये हो जाएगा, अगर वैसा रहेगा प्लस और माइनस में तो वो हो जाएगा चौथा चतुर्थांश में। तो यहाँ पे समझ लिए कि -2 और 4 है, मतलब पहले माइनस फिर प्लस। तो माइनस और प्लस दूसरा चतुर्थांश में है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अब क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। यहाँ पे दिया है एक 3 और एक दिया है 4। 3 और 4 ये दोनों परिमेय संख्या होगा, क्योंकि हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं और 4 को 4/1 लिख सकते हैं। तो ये भी p/q के रूप में हो गया, ये भी p/q के रूप में हो गया। तो ये दोनों परिमेय संख्या, अब ये दोनों के बीच में 3 और परिमेय संख्या हमको निकालना है। तो किसी भी संख्या, अगर 2 संख्या दिया हुआ रहेगा
उसके बीच में अगर हमको कुछ परिमेय संख्या निकालना रहेगा तो अच्छी तरह से इसको याद रख लेना है कि अगर हमको जितना परिमेय संख्या निकालना रहेगा उससे एक बढ़ा करके लेंगे, एक प्लस करके लेंगे। जैसे यहाँ पे 3 और 4, इसके बीच में हमको निकालना है 3 परिमेय संख्या। जब 3 परिमेय संख्या निकालना है तो उसमें एक बढ़ा करके लेंगे, 4 लेंगे। और ये जो 3 दिया हुआ है इसको भी 4/4 से गुना कर देंगे, और जो 4 दिया हुआ है इसको भी 4/4 से गुना कर देंगे। अभी 4/4 कहाँ से आया इसको बता दे। अभी बोले हम कि 3 परिमेय संख्या चूँकि हमको निकालना है, जब 3 परिमेय संख्या निकालना है तो इसको 4/4 से गुना करेंगे, और इसको भी 4/4 से गुना करेंगे। अगर यहाँ रहता कि 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए तो यहाँ पे हम 6/6 से गुना करते। जितना परिमेय संख्या निकालना रहेगा उससे एक ज़्यादा लेकर के ऊपर और नीचे दोनों हम यहाँ पे इसको गुना करेंगे। तो यहाँ 3 परिमेय संख्या निकालना है तो इसको 4/4 से, इसको भी 4/4 से गुना कर दिए। अब ऊपर वाला के साथ गुना होगा, 3 और 4 गुना होगा तो ये 12 हो गया, और नीचे 4 का 4 रह गया। यहाँ पे ऊपर वाला गुना किए 4 और 4 को तो ये 16 हो गया, और नीचे 4 का 4 रह गया। यहाँ पे अगर समझने में दिक्कत हो रहा हो तो इसको हम 3 को 3/1 और 4 को 4/1 भी कर सकते हैं यहाँ पे। अब मेरा क्या है कि ये 3 और 4 को गुना किए तो 12, और नीचे 4 हो गया तो 12/4, और ये हो गया 16/4। अब हमको यही 12/4 और 16/4 के बीच में 3 परिमेय संख्या लिख देना है। तो 12 के बाद आता है 13, तो हो जाएगा 13/4, 14/4, 15/4। ये तो 16/4 तो है ही, और यही दोनों के बीच में हमको निकालना था 3 परिमेय संख्या, तो यही सब तीनों हो जाएगा ये दोनों के बीच का परिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसीलिए 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्याएं हैं, 13/4, 14/4 और 15/4। यही तीनों परिमेय संख्या हो जाएगा मेरा आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, इसको अच्छे से समझ लेना है, बढ़िया से समझने से सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ है इसमें कि 0.47, 7 पे बार लगा हुआ है, 7 पे बार लगा हुआ है जिसको दंड कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 7 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए उसको बार बार नहीं लिख करके सिर्फ एक बार लिख करके उस पर दंड लगा दिया है। तो 0.47 बार को P/Q के रूप में व्यक्त करें, इसको P/Q के रूप में लिखना है। तो इसको P/Q के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हम इसको मान लेंगे कि माना x बराबर 0.47 बार, ये जो दिया हुआ था मेरा मान उसको हम मान लिए x। अब अभी बताइए कि 7 पे बार है, इसका मतलब 7 बार बार रिपीट होगा, तो x बराबर हो जाएगा 0.4, ये 7 पे बार लगा हुआ है तो ये बार बार रिपीट होते रहेगा, 7 अनंत तक ये चलते रहेगा। तो हो गया 0.4777 डॉट 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 डॉट, ये अनंत तक जाएगा। अब इसको हम मान लिए समीकरण 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि चूँकि 0.47 बार, यहाँ पे बार सिर्फ एक ही डिजिट पे दिया हुआ है, सिर्फ 7 पे दिया हुआ है, तो समीकरण 1 को हम 1 पर 1 0 से गुना करेंगे। चूँकि यहाँ पे एक अंक पे बार लगा हुआ था इसीलिए 1 पर 1 0 लेंगे। अगर ये दोनों अंक पे बार लगा हुआ रहता तो 1 पर 2 0 मतलब 100 से इसको गुना करते। अगर 3 अंक पे बार लगा रहता तो 1 पर 3 0 से गुना करते, मतलब 1000 से गुना करते। लेकिन चूँकि यहाँ पे सिर्फ एक ही अंक पे बार लगा हुआ है तो हम यहाँ पे इसको, इस समीकरण को 10 से गुना करेंगे, 1 पर 1 0 मतलब 10 से गुना करेंगे। तो लिख दिए यहाँ पे कि समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर, ये हो गया समीकरण 1 मेरा। इसको अब 10 से इसको हम गुना करेंगे तो ये 10 इधर भी आ जाएगा और इधर भी, दोनों तरफ गुना हो जाएगा। तो ये 10 से x को जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और जब इधर 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4777 डॉट 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 गुने 10। इसको 10 से गुना करना है। अब इसको कैसे गुना करते हैं इसको बढ़िया से समझ लेना है
कि जैसे कि यहाँ पे अगर हमको 1.4 को अगर 10 से गुना करना है, 1.4 को अगर हम 10 से गुना कर रहे हैं, तो क्या होगा कि अभी ये दशमलव को हम नहीं मानते हैं, इसको मान ले रहे हैं कि ये 14 है और 14 को 10 से गुना करेंगे। तो 14 को 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 140। अब 140 जब हो गया तो अब चूंकि यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव था, तो दाहिना तरफ से एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे। ये जो 1.4 में इधर दाहिना तरफ से हम लोग काउंट करते हैं, दाहिना तरफ से एक अंक के बाद यहाँ दशमलव था, तो ये 140 जो आया इसमें भी एक अंक के बाद दाहिना तरफ से यहाँ पे हम दशमलव बैठा देंगे। तो ये हो गया 14.0। तो ये पहले 1.4 था जो कि हो गया 14.0, मतलब ये पॉइंट जो 4 के पहले था, 4 के बायां तरफ था, वो 4 के दाहिना तरफ चल गया, एक अंक इधर बढ़ गया, दाहिना तरफ चल गया पॉइंट। तो वैसे ही यहाँ पर जब इसको भी हम 10 से जब गुना करेंगे, यहाँ पर भी 10 से गुना किए थे, 10 से गुना किए तो ये पॉइंट एक अंक दाहिना तरफ बढ़ा। तो उसी तरह से जब इसको 10 से गुना करेंगे तो ये जो पॉइंट 4 के पहले है, ये 4 के बाद आ जाएगा, एक अंक दाहिना तरफ घसक जाएगा। यहाँ पे जैसे 4 के बाद आ गया और यहाँ 4 से पहले था, अब गुना किए तो 4 के बाद आ गया पॉइंट यहाँ पे। तो वैसे ही यहाँ पे 4 के बाद आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4.777 डॉट डॉट डॉट। अब ये हो गया 10 से गुना करने के बाद दोनों तरफ क्या आएगा 100। अब इसको हम मान लिए समीकरण 2। अब क्या करना है कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, तो इसको घटाएंगे तो आगे अब यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। समीकरण 2 में से 1 को हम घटा रहे हैं, तो इसको अब लिखेंगे समीकरण 2 में 1, दोनों समीकरण को यहाँ पे ले लिए हम। अब समीकरण 2 में है मेरा यहाँ पे 10x, तो यहाँ पे 10x लिख दिए, माइनस समीकरण 1 में है बायां साइड में यहाँ पे x, तो 10x माइनस x बायां तरफ का लिख दिए दोनों का। अब समीकरण 2 में है मेरा यहाँ पे 4.777 डॉट डॉट डॉट, तो लिख दिए, माइनस इसमें करना है, समीकरण 1 में क्या है 0.4777, तो हम माइनस कर दिए 0.4777। अब ये 10x में से x को माइनस करेंगे, x मतलब एक ही x, तो 10x में जब एक x चल जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9x। और ये यहाँ पे है 4.777 और यहाँ 0.4777, इसको माइनस करना है। तो ये कैसे घटाते हैं इसको भी समझ लेना है यहाँ पे बढ़िया से। ये मेरा दिया हुआ 4.777, ये डॉट 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 चलते रहेगा और इसमें हमको 0.4777 को माइनस करना है। तो ये जो पॉइंट है वो दोनों का पॉइंट को आमने सामने लिखना है, इसका पॉइंट और इसका पॉइंट जो है वो दोनों आमने सामने रहेगा। पॉइंट के पहले इसमें 4 था, तो पॉइंट के पहले यहाँ पे 4 है, बाद में 777, इसमें पॉइंट के पहले 0 था तो यहाँ पे पॉइंट के पहले 0, और पॉइंट के बाद 4777, तो यहाँ पे 4777, ये डॉट डॉट अनंत तक ये भी चलते रहेगा। अब इसमें इसको घटाना है, तो ये 7 के नीचे 7 आ गया, 7 में 7 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 7 में 7 जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब 7 में 4 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, तो यहाँ पे 3 लिख दिए। अब ये जो पॉइंट जहाँ है वहाँ पे पॉइंट सामने में उतर जाएगा, फिर यहाँ पर भी। अब 4 में से 0 माइनस करेंगे तो ये 4 का 4 ही रह जाएगा, कुछ भी माइनस नहीं हुआ तो 4 रह जाएगा। तो ये क्या आ गया 4.300, ये 000 अनंत तक चलता रहेगा। अब ये 0 कितना भी रहे पॉइंट के बाद, इधर ये 3 पर कितना भी 0 रह गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको हम लिख देंगे सीधा 4.3। तो ये घटाने के बाद यहाँ पे आ गया 4.3, तो इधर 10x में एक x गया तो 9x हो गया और इधर आ गया 4.3। अब यहाँ पे हमको x का मान निकालना है, तो ये 9 जो है उसको यहाँ से हटा देंगे। ये 9 यहाँ पे x के साथ गुना में है, जब वो इधर आएगा तो यहाँ हो जाएगा भागा में, तो ये बटे में हो गया नीचे में, तो ये हो गया 4.3/9। अब ये पॉइंट को जब हटाएंगे
तो पॉइंट को जब हटाते हैं ऊपर से अगर हटा रहे हैं तो नीचे में हम गुना में 1 देंगे, पॉइंट के बदले 1 पड़ता है और पॉइंट के बाद दाहिना तरफ जितना अंक रहता है 1 पर उतना 0 बैठ जाता है। तो पॉइंट के बाद यहाँ सिर्फ एक अंक है 3, तो यहाँ पे 1 पर 1 0 बैठ जाएगा। तो अब ये हो गया 10 गुने 9, तो ये 90 हो जाएगा और ये पॉइंट हटा दिए तब ये 4.3 जो था वो हो गया 43। तो x का मान आ गया 43/90। तो अब ये इसको हमको बदलना था 0.47 बार को हमको p/q के रूप में लाना था, तो इसको हम p/q के रूप में ले आए 43/90, जहाँ p के जगह पे 43 हो गया और q के जगह पे 90। तो यही हो गया इसका आंसर। ये पूरा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का इतना में है। 0.47 बार को p/q के रूप में लिखना था, तो इसको p/q के रूप में लिख दिए। ये p/q के रूप में इसका हो जाएगा 43/90। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया हुआ है कि x बराबर 1 पर px बराबर 5x² - 3x + 7 का मान निकालें। एक px एक बहुपद दिया हुआ है 5x² - 3x + 7। इसमें बोल रहा है कि अगर x बराबर 1 हम ले लें तो px का मान क्या आएगा ये निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। ये जहाँ पे x है वहाँ पे सिर्फ 1 रख देना है। x बराबर 1 लेने बोल रहा है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे। px, तो p के x के जगह पे 1, तो p1 हो गया। यहाँ पे है 5x², तो 5 का तो 5 रहेगा ही, x², तो x के जगह पे जब हम 1 ले रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 1² - 3x, तो यहाँ हो जाएगा -3x के जगह पे 1, तो ये दोनों गुना में है तो 3 और 1 दोनों गुना में हो गया, +7 का +7 रह गया। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। 1 का स्क्वायर मतलब 1 × 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, तो यहाँ पे 1 रह गया और ये 5 हो गया। -3 × 1 3 हो जाएगा, +7 का +7। अब 5 और 1 को गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, -3 + 7। अब दोनों जो प्लस वाला है वो दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 5 दोनों प्लस में, ये माइनस जो है वो 3 के लिए है, तो ये 5 और 7 दोनों प्लस में जोड़ेंगे तो 7 और 5 12 हो जाएगा, और ये -3 का -3, तो 12 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 9। तो P1 मतलब x के जगह पे जब 1 रखे तो मेरा मान आ गया 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। इस तरह से अब कुछ और क्वेश्चन को देखना है आगे हम लोगों को। तो अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो बार बार बोल रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई खर्च नहीं लगता है और उससे हमको बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी भी नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो, और दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दें। आगे क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, यहाँ दिया है कि ज्ञात करें। ए में दिया है ए का भुज, ए का भुज क्या होगा वो ज्ञात करना है। दूसरा में बोल रहा है बी का निर्देशांक, बी का निर्देशांक ज्ञात करना है। अब ए का भुज यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है मेरा कि ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पे 0 से दाहिना तरफ प्लस में 1 2 होता है, बायां तरफ माइनस में 1 2। वाई अक्ष पे ऊपर तरफ प्लस में 1 2, नीचे तरफ माइनस में 1 2। अब एक बिंदु बी यहाँ पे दिया है और ये दिया है यहाँ पे, तो पूछ रहा है ये का भुज क्या होगा। तो अभी भुज और कोटि हम बता चुके हैं ऊपर में कि जो x निर्देशांक रहता है वो भुज कहलाता है और y निर्देशांक जो रहता है वो कोटि कहलाता है। तो ये का भुज हमको बताना है, मतलब ये जो है यहाँ पे उसका x निर्देशांक क्या होगा वही भुज हो जाएगा। तो x निर्देशांक हमको इस बिंदु का x निर्देशांक बताना है। तो x निर्देशांक ये देख रहे हैं हम कि जो ये जो मेरा दिया हुआ है वो है y एक्सिस पे, और हम जानते हैं कि y एक्सिस पे x का मान 0 रहता है। तो यहाँ पे इस बिंदु के लिए x का मान हो जाएगा 0, मतलब ये का भुज हो गया 0। क्यों 0 हुआ? क्योंकि ये जो है वो y एक्सिस पे है और y एक्सिस पर कहीं पर भी बिंदु रहेगा तो x का मान हमेशा उसका 0 रहेगा।
तो यहाँ पर भी ये है वो y एक्सिस पे है तो x का मान 0 रहेगा और y का मान y का मान हो जाएगा इसका 2, लेकिन x का मान है 0। तो x का मान ही भुज होता है, तो यहाँ ये का भुज निकालना था तो ये का भुज हो जाएगा 0। दूसरा में निकालना है b का निर्देशांक, तो b बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है, इसका निर्देशांक निकालना है। निर्देशांक मतलब इसका x का भी निर्देशांक और y का भी निर्देशांक निकालना है, दोनों निकालना है। तो b बिंदु यहाँ दिया हुआ, इसको x अक्ष पर लेकर के जाएंगे तो देखते हैं -2 पे ये आ रहा है। तो b का निर्देशांक में x जो है वो हो जाएगा -2 और इसको y अक्ष पर लेके जाएंगे तो देखते हैं कि ये -3 पे आ रहा है, तो y निर्देशांक में हो जाएगा -3। तो b का निर्देशांक हो गया -2 और -3, तो यहाँ -2 और -3 लिख दिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। आगे क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान है। इसमें क्या करना है कि 1/√5 + √2 दिया है, बोल रहा है इसके हर का परिमेयीकरण करें। हर का परिमेयीकरण, अब ये क्या होता है? तो सबसे पहले हर जो है वो जानते हैं कि नीचे वाला को हर कहते हैं, ऊपर वाला अंश कहलाता है। तो हर जो है उसका परिमेयीकरण करना है। परिमेयीकरण करना है, इसका मतलब ये हो गया कि हर जो है वो अभी परिमेय संख्या नहीं है। देख रहे हैं यहाँ पे है √5 + √2। अभी जब रूट में दिया हुआ है तो बताए कि ये तो अभी पहला क्वेश्चन में बताए हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है। तो जो परिमेय नहीं है हर में, वही हमको हर को परिमेय संख्या में ले आना है, वही कहलाएगा हर का परिमेयीकरण। जो यह परिमेय है उसको परिमेय में बदल देना है। तो कैसे इसको बदलेंगे? तो इसको हर को परिमेय में बदलने के लिए 1/√5 + √2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो भी दिया रहता है उसमें जैसे यहाँ प्लस दिया हुआ है तो यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा करके ऊपर नीचे दोनों में और इसको गुना कर देंगे। जैसे √5 + √2 है तो ऊपर और नीचे दोनों को √5 - √2 बटे √5 - √2 इससे गुना कर देंगे। अब √5 - √2 ऊपर वाला से गुना होगा, नीचे वाला से गुना होगा। तो √5 - √2 को जब 1 से गुना करेंगे तो 1 से कोई भी चीज़ को गुना करते हैं तो वही रह जाता है, तो यहाँ रह जाएगा √5 - √2। अब नीचे में है रूट आ गया मेरा कि √5 + √2 गुने √5 - √2। तो इसको एक फॉर्मूला पे सेट करेंगे हम लोग, ये फॉर्मूला पे सेट करते हैं। ये जैसे यहाँ पे है a + b × a - b, तो वैसे ही सेम यहाँ पे है a + b × a - b। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a² - b²। तो ये के जगह पे है √5 तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस b के जगह पे √2 है तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर। अब ऊपर में √5 - √2 का √5 - √2 ही रह गया और नीचे √5 का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट और स्क्वायर दोनों कट जाएगा तो बच जाएगा सिर्फ 5। यहाँ हो गया 5 माइनस √2 का भी जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा ये 2। तो यहाँ हो गया 5 - 2। अब 5 में से 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा 3, ऊपर में जो था √5 - √2 वही रह जाएगा। तो इसका हर का परिमेयीकरण किए तो हर में अब आ गया मेरा 3 और 3 है परिमेय संख्या, जो कि अब हमको क्वेश्चन में दिया था हर में या परिमेय, तो हर को हम परिमेय में ले आए, यही है हर का परिमेयीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा √5 - √2/3, ये हर का परिमेयीकरण हो गया। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 12 और ये अंतिम क्वेश्चन है। इसको क्या इसमें पूछ रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है एक बहुपद px = x³ + 1। इसको x + 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करें। इस बहुपद को अगर x + 1 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा ये ज्ञात करने बोल रहा है। तो इसको तो हम भागा दे करके इस बहुपद को x + 1 से भाग दे करके निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी होता है, थोड़ा वो टफ होगा भाग देना। और दूसरी बात है कि यहाँ भागा देने का ज़रूरत नहीं है, हम दूसरा विधि से निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ हम कैसे निकालेंगे? px बराबर मेरा दिया हुआ x³ + 1।
अब बोल रहा है कि इसको अगर x+1 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो x+1 से हमको जिससे भाग देना है उसको हम 0 के बराबर कर देंगे। x+1 से भाग देना है तो x+1 बराबर कर देंगे 0। अरे इससे x का मान निकाल लेंगे कि x का मान क्या आएगा। तो ये +1 है वो इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो हो गया ये x का मान आ गया -1। अब इसी -1 को हम ये px में जहाँ x है वहाँ पे रख देंगे -1। इससे जो मेरा मान निकलेगा वही हो जाएगा शेषफल। तो x के जगह पे -1 रखना है तो px है तो p हो जाएगा -1। अब x क्यू तो -1 का होल क्यू कर दिए, +1 का +1 रह गया। अब -1 का क्यूब करेंगे मतलब -1 को जब 3 बार गुना करेंगे तो वो -1 ही रहेगा और ये +1 का +1 तो -1 +1 दोनों कट गया, हो गया 0। तो जब इसका वैल्यू 0 आ गया इसका मतलब शेषफल जो है वो 0 हो जाएगा, कुछ शेषफल नहीं बचेगा। तो इस तरह से ये 12 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस था जो कि ये तीनों चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 12 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सारा क्वेश्चन को अच्छे से एक बार फिर से देख लेना है, वीडियो को सारा समझ में आ जाएगा। और फिर से ये कहना चाह रहे हैं कि अगर चैनल अभी भी नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम सारा काम का ही वीडियो डालते हैं जो कि बहुत यूजफुल होगा परीक्षा में आप सबों के लिए। तो आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।